सुनिए, जरा देखिए ना। हाँ बताओ, क्या हुआ? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। अब चले, लेट हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप कभी मेरी तारीफ नहीं करते। ये क्या बचपना है शिवांगी। चलो, पहले ही बहुत लेट कर दिया तुमने। और नहीं, पहले मेरी तारीफ करो वरना मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। ये कहकर शिवांगी मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गई। ये देखकर उसके पति आशीष ने उससे पूछा, तो तुम नहीं चलोगी? पहले मेरी तारीफ करो फिर चलूंगी पक्का। उफ, क्या मुसीबत है। अच्छा बाबा ठीक है, तो सुनो फिर। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारा मेकअप तुम पे बहुत सूट कर रहा है। तुम्हारी चूड़ियां और ये ज्वेलरी, ये भी बहुत सुंदर है। तुम सच में बला की खूबसूरत लग रही हो आज। अब खुश? हाँ, बहुत खुश। अब चलिए ना, कितना लेट करेंगे? शिवांगी की इस बात पर आशीष मुस्कुरा दिया और फिर दोनों फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल गए। फिर उसी रात फंक्शन से लौटने के बाद, सुनिए। हाँ बोलो। आपने मेरे बालों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। बताइए ना, आज मेरे बाल कैसे लग रहे थे? अरे यार, फिर वही सब शुरू कर दिया तुमने। बताइए ना, कैसे लगते हैं आपको मेरे बाल? हाँ ठीक ही है। क्या कहा आपने? बस ठीक? अरे जरा ध्यान से देखिए। देखो शिवांगी, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने लायक हैं मेरे बाल, तो क्यों ना करूं? आप खुद बताओ, आपने देखे हैं किसी के भी इतने अच्छे बाल? हाँ मैंने तो देखे हैं, पर लगता है तुमने नहीं देखे। कभी पड़ोस वाली सरिता भाभी से जाकर मिलना, तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छे बाल किन्हें कहते हैं। चलो अब गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर आशीष तो करवट बदल कर सो गया, लेकिन शिवांगी की तो जैसे नींद ही उड़ चुकी थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसी के मोहल्ले में कोई और भी है जिसके बाल उससे भी ज्यादा लंबे और सुंदर हैं। वो सारी रात इसी जलन में सो नहीं पाई। फिर अगली सुबह जैसे ही शिवांगी नहा कर निकली, तभी घर की डोरबेल बजी। भाभी दूध ले लो। हाँ लाओ भैया। अरे वाह भाभी जी, आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो है, मेरे बाल यहाँ सबसे अच्छे हैं। ना 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 भाभी जी, वो सामने वाली सरिता भाभी से नहीं मिली क्या अब तक? घुटने तक आते हैं उनके बाल, और ऐसे घने और चमकीले बाल हैं उनके कि क्या कहें। भाई उनका तो किसी से मुकाबला ही नहीं। पहले आशीष और अब सुबह सुबह दूध वाले ने शिवांगी को गुस्सा दिला दिया था। दरअसल शिवांगी और आशीष की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और अभी तक शिवांगी अपने आस पड़ोस से अनजान ही थी। लेकिन अब तो उसे सरिता भाभी से मिलना ही था। शिवांगी ने दिमाग लगाया और एक खाली कटोरी लेकर फौरन सरिता के घर पहुंच गई। और जैसे ही सरिता ने दरवाजा खोला तो उसके बाल देखकर वाकई शिवांगी का मुंह खुला रह गया। जी बताइए। मैं शिवांगी, मैं आपके पड़ोस में। हाँ, मैं समझ गई, आप आशीष भैया की पत्नी है ना? आओ अंदर आओ ना। नहीं, वो मैं बस ये पूछने आई थी कि थोड़ा दही होगा क्या आपके पास? हाँ हाँ है ना, बस अभी लाई। जैसे ही सरिता दही लेने के लिए पीछे मुड़ी तो उसके घने और घुटनों तक आते काले लंबे बाल देखकर मानो शिवांगी की सांस ही अटक गई। वो गुस्से में बिना दही लिए ही अपने घर चली आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो मन ही मन अपनी पड़ोसन सरिता से नफरत करने लगी थी। और फिर एक दिन, बेटी मैं भूखा साधु बड़ी उम्मीद से तेरे दरवाजे आया हूँ। कुछ खिला दे तो भगवान तेरी हर कामना पूरी करेगा। अब सुबह की 2 रोटी बची है और सब्जी भी है, मैं अभी लेकर आई, आप बैठो। शिवांगी ने साधु को सब्जी के साथ 2 रोटी खाने को दी। साधु वाकई बहुत भूखा था। उसने बड़े मन से वो रोटियां खाई और फिर, क्या बात है बेटी, कुछ परेशान लगती हो? हाँ परेशान तो हूं मैं, पर आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। आप क्या मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। तूने इस भूखे साधु को खाना दिया है तो इस अच्छे कर्म का फल तो तुझे देकर ही जाऊंगा बेटी। इतना कहकर साधु बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला और फिर उसमें से कुछ निकालकर शिवांगी के हाथ पर रख दिया, जिसे देखते ही शिवांगी मुंह बनाते हुए बोली, हैं? ये क्या? एक अखरोट, इसका मैं क्या करूं? ये कोई मामूली अखरोट नहीं है। पूरी श्रद्धा से इसे भगवान का भोग लगाकर खा लेना, फिर जो इच्छा मांगेगी वो पूरी हो जाएगी। हैं? सच में क्या? जो मैं चाहूं वो हो जाएगा? हाँ जो तू चाहे, लेकिन हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं समझ गई। अब आप जाओ, मुझे जाकर पूजा करनी है। शिवांगी ने साधु की पूरी बात सुने बिना ही उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर जल्दी से नहा धोकर भगवान की पूजा की और उस अखरोट का भोग लगाकर उसे खा लिया। और फिर
मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाल खूब लंबे हो जाएं और उस सरिता के बाल छोटे हो जाएं। नहीं नहीं, वो तो एकदम गंजी हो जाए, एक भी बाल ना बचे उसके सिर पर। इतना कहकर शिवांगी फौरन सरिता के घर की तरफ भागी, लेकिन सरिता के बालों में उसे कोई अंतर नहीं दिखा। उल्टा वो तो पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे। ये देखकर शिवांगी का पारा चढ़ गया। फिर उसका ध्यान आसपास खड़ी औरतों पर गया जो उसे देखकर हंसे जा रही थी। तब जाकर शिवांगी ने खुद पर गौर किया। उसे अपना सिर बड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने फौरन घर जाकर शीशा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। असल में उसकी इच्छा पूरी तो हुई थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसने चाहा था। यहाँ शिवांगी के सिर पर बालों का नामो निशान तक नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं उस ढोंगी बाबा को छोड़ूंगी नहीं। शिवांगी ने अपने सिर पर एक कपड़ा बांधा और फौरन उसी साधु की तलाश में निकल पड़ी, और थोड़ी ही देर में उसकी ये तलाश खत्म भी हो गई। अरे बेटी, ये सिर पर कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? ढोंगी कहीं के, देख तूने मेरे बालों का क्या हाल किया। इतना कहते ही शिवांगी ने अपने सिर से कपड़ा हटाया तो उसे गंजा देखकर साधु भी हैरान रह गया। कहीं तूने अखरोट खाकर कोई गलत इच्छा तो नहीं मांग ली? मतलब किसी भले मानस का बुरा तो नहीं चाहा तूने? मैं तो तुझे कल ही ये बात बताने वाला था, पर तूने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। साधु की बात सुनकर शिवांगी को उसकी गलती समझ आ गई। बाबा कुछ तो करो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मेरे बाल मुझे लौटा दो। मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जिसका तूने बुरा चाहा अगर वो तुझे माफ कर दे तो शायद तेरा प्रायश्चित हो जाए। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए और शिवांगी उल्टे पांव रोते हुए सरिता के पास पहुंची और उससे एक सांस में सब कह दिया। सरिता एक भली औरत थी। उसने शिवांगी को गले लगाकर उसे माफ कर दिया। फिर अगले ही पल शिवांगी के बाल वापस आ गए। उस दिन शिवांगी एक बार फिर खूब अच्छे से तैयार हुई। बस फर्क ये था कि अब उसके मन में न किसी के प्रति जलन थी और न ही खुद पर घमंड, और इसीलिए वो कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। मायागंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से निहारिका गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं पल्लवी एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। माँ बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? पल्लवी, क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन बचे खुचे 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सिर पर ये 4 बाल देकर भेज दिया। निहारिका, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन? पल्लवी लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ मुंह खोकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो आ गई काली कलूटी अपने बॉय काट बालों के साथ रैम्प वॉक करती हुई। इसके झड़ते बाल देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों से नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंक कर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल जरूर कोई तो रोग है तुझे। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी निहारिका भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है। कैंसर? मैं तो कहती हूँ माँ इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा ना हो कि इसका कैंसर का रोग हमें ही लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? ताउम्र हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी पल्लवी को निकाल देती हैं। पल्लवी रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? पल्लवी का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था।
सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ आशा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस ओछेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो पल्लवी के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश के पल्लवी में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं, साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है, पल्लवी, ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार हैं, और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, निहारिका, देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं। कल रात में जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई लंबे बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा, तो ही यकीन होगा हमें। ए मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही पल्लवी ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेरों नोटों की गड्डियां निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी पल्लवी, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी। लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को किसी की। बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जा। देख, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यहीं रहेगी हमारी। जादुई लंबे बालों के कारण अब पल्लवी को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब पल्लवी अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसको एक औरत मिली जिसे कोढ़ था। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी, क्या परेशानी है आपको? अरे पल्लवी, हाथ मत लगा इस बुढ़िया को। देख नहीं रही इसे कोढ़ है, कहीं तुझे ना फैला दे। और अगर एक बार कोढ़ हो गया तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती फिर। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। बेटा, मुझे इस कोढ़ ने जकड़ रखा है। मैं हर रोज इससे सड़ कर मर रही हूँ। मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। ऐ मेरी जादुई लंबे बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल। जो ये चाहती हैं वो इन्हें मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें से दूध में गुलाब और गंगा जल मिली हुई धारा उस कोढ़ी औरत पर जा गिरती है और देखते ही देखते उसका सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद पल्लवी घर चली जाती है। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन पल्लवी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती। ये सब देख निहारिका को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके लंबे लंबे बाल के आए हैं इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए। लेकिन आज रात में इसके इन लंबे बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। रात को जब पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती है तो निहारिका कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया, ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे निहारिका, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। निहारिका, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। पल्लवी की बात सुनकर निहारिका का सिर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए पल्लवी से माफी मांगती है। पल्लवी उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सिर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद